कल आपने MHRD मिनिस्टर का एक बयान सुना होगा और वो बयान एक बहुत चिंता व्यक्त करता है, क्योंकि सारी गाइडलाइंस स्कूलें कब खुले कैसे खुलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से निर्देशित होती है। और उनके जब मिनिस्टर ये कहते हैं कि स्कूलें 15 अगस्त के बाद शुरू करने का विचार है, तो दोस्तों दिमाग के अंदर एक बिजली सी कौंधती है कि मेरे सरदार शहर के विद्यार्थी जो ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है, क्या होगा उनके भविष्य का, कैसे चलेंगे वो। मेरा आग्रह है आपसे, मैं आपसे बड़ा हूँ और इस बात को समझ रहा हूँ, खासतौर से सीनियर साइंस के विद्यार्थी जिनको नीट, जेई मेंस, एडवांस एग्ज़ाम अप्रैल 2021 में देने हैं। कल्पना कीजिए जिस तरह के आंकड़े बढ़ रहे हैं, और ऐसा न हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि स्कूलें 1 अक्टूबर से शुरू हो और आप लोगों ने ऑनलाइन को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, बेहद नुकसान हो जाएगा। इसलिए मेरा आग्रह है आपसे कि आप जितना जल्दी हो सके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छे से जुड़ें, और हम लोग भी प्रयास करेंगे। इस शहर के विद्यार्थियों के बारे में हमारा चिंतन 1 नंबर रहता है, तो हम 1 नंबर की ही बात करेंगे कि किस प्रकार से आपको और अच्छी एजुकेशन ऑनलाइन के माध्यम से दे सकें। 11 तारीख को एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने हम रखेंगे, लेकिन एक बार फिर निवेदन ये रहेगा कि आपको जो वीडियोस भेजे जा रहे हैं, देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं, उनको बार बार देखते रहिए, उस सब्जेक्ट की गहराई में जाते रहिए। और मैं जैसे हमेशा कहता हूँ, जो कल पढ़ाया पिछले वीडियो में, उसको देख के आगे वाली बात समझ में आती है। हम पिछली बार में ये कर रहे थे, पिछले वीडियो में मेरा आप देखिए लास्ट में, जब हम मुक्त मूलक के बारे में बात कर रहे थे, फ्री रेडिकल के बारे में बात कर रहे थे, और हम ये कह रहे थे कि फ्री रेडिकल उदासीन होता है, फ्री रेडिकल बहुत क्रियाशील होता है, फ्री रेडिकल में कार्बन sp2 संग्रहित अवस्था में होता है, फ्री रेडिकल में समतली ज्यामिति, फ्री रेडिकल समतली ज्यामिति होती है, कोण 120 डिग्री होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण से अनुचुंबकीय प्रकृति होती है। खास बात ध्यान दीजिए आप, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो उस स्पीसीज की प्रकृति अनुचुंबकीय होती है। 2 शब्द आते हैं, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय। सारे इलेक्ट्रॉन यदि युग्मित है तो प्रतिचुंबकीय है, और यदि एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो अनुचुंबकीय प्रकृति है, तो अनुचुंबकीय प्रकृति होती है। कंडीशन बताई थी आपको कि चूंकि ये समास विखंडन से बनते हैं, और समास विखंडन से बनते हैं इसलिए 2-3 कंडीशन बताई आपको। ताप ज़्यादा होना चाहिए, प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए, अध्रुवीय विलायक हो, और ऐसे स्पीसीज हो जिनमें मुक्त मूलक बनने की क्षमता हो। अच्छा रहे यदि O2 या पेरोक्साइड की उपस्थिति भी इसके बड़े सहायक है। मुक्त मूलक तो एक तरह से यदि आप क्लोरीन मुक्त मूलक की बात करें तो वो तो परमाणु ही है क्लोरीन का, जितने इलेक्ट्रॉन पहले थे उतने ही रह गए। और क्रियाशीलता के बारे में मैंने बताया था, स्थायित्व के बारे में बताया था। तृतीयक मुक्त मूलक ज़्यादा स्थायी होता है, द्वितीयक उससे कम, प्राथमिक उससे कम, मैथिल सबसे कम। स्थायित्व और क्रियाशीलता विपरीत है। इसका मतलब मैथिल सबसे ज़्यादा क्रियाशील है और तृतीयक सबसे कम क्रियाशील है। ये मुक्त मूलक की बात क्यों आई होगी? क्योंकि हम एल्किल हैलाइड बनाने की विधि पढ़ रहे थे,
और एल्किल हैलाइड बनाने की विधि में पहली ही रिएक्शन जो हम लोगों ने ये लिखी एल्केन के हेलोजनीकरण से, किससे होती है? एल्केन के हेलोजनीकरण से। हेलोजनीकरण मैंने आपको बताया था कि हेलोजन का जुड़ना ही हेलोजनीकरण है, हाइड्रोजन का जुड़ना ही हाइड्रोजनीकरण है, HX का जुड़ना ही हाइड्रो हेलोजनीकरण है, ब्रोमीन का जुड़ना ब्रोमीनीकरण है। जिसको समूह को जुड़े उसी हिसाब से नाम आ जाएंगे। और ये बात अपनी हुई थी एल्केन के लिए कि RH एल्केन के लिए और X2 हेलोजन के लिए। और मैंने कहा था चाहे सूर्य का प्रकाश हो या ताप हो, दोनों में से एक ले सकते हैं, दोनों भी लेते हैं कई बार, तो ये बनेगा RH प्लस HX। मैंने आपको कई बार बता दिया हेलोजनों की क्रियाशीलता, इसकी हेलोजनों की क्रियाशीलता का जो क्रम है वो क्रम में सबसे ज़्यादा क्रियाशील फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और मैंने ये कहा था ये सबसे अधिक क्रियाशील है। क्रियाशील तो सबसे कम कौन सी हो जाएगी? आयोडीन सबसे कम क्रियाशील। और इसीलिए हम जब एल्केन के हेलोजनीकरण की बात करते हैं तो आयोडीन को कम लेते हैं, ज़्यादा किसको लेते हैं? क्लोरीन और ब्रोमीन। इसमें मैंने एक लिखा था कि क्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील इनमें जैसे हेलोजनीकरण के हिसाब से, और ब्रोमीन का एक गुण है मोस्ट सेलेक्टिव। इसलिए जब रिएक्शन लिखोगे तो किससे लिखेंगे? क्लोरीन से या ब्रोमीन से। इसमें अब देखिए इसकी जो मैकेनिज्म है, और चलो एक बार मैं फ्री रेडिकल की क्रियाशीलता क्रम फिर लिख देता हूं। मुक्त मूलक की क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, तो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक और मेथिल। ये जो रिएक्शन थी इसके लिए मैंने आपको बताया था कि यह मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया तीन भागों में मुख्य रूप से बांटते हैं: मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन श्रेणी प्रतिस्थापन और तीसरा नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन। तीन हो गया ना, मुक्त मूलक, इलेक्ट्रॉन श्रेणी, नाभिक श्रेणी। ये जो यहाँ इसके संदर्भ में यदि बात करें, इसको यदि मुक्त मूलक हटा रहा है तो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन है, इसको यदि इलेक्ट्रॉन श्रेणी हटाता तो इलेक्ट्रॉन श्रेणी है, इसको यदि नाभिक श्रेणी हटाता तो नाभिक श्रेणी है। तो यहाँ ये मुक्त मूलक के द्वारा प्रतिस्थापन होता है, इसलिए ये अभिक्रिया मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। और मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया श्रृंखला अभिक्रिया होती है। क्या होती है? श्रृंखला अभिक्रिया को हम बोलते हैं चेन रिएक्शन। फ्री रेडिकल जो है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज ए चेन रिएक्शन, श्रृंखला अभिक्रिया है। अब जब श्रृंखला अभिक्रिया है तो इसकी क्रियाविधि आपको सबको आनी चाहिए। यहाँ तक अपन आ रहे थे, क्रियाविधि पे आते हैं। मैकेनिज्म, क्रियाविधि को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म। चूंकि 11th में आई हुई है इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में बोल रहा हूं कि सबसे पहले क्या होता है, जैसे अपन बोलते हैं श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद। अब देखिए RH और X2 इनकी क्रिया है, तो आपको दो बंध देखने पड़ते हैं। RH बंध आसानी से टूटेगा या XX बंध आसानी से टूटेगा।
तो ध्यान दीजिए, चूंकि X2 में दोनों हैलोजन परमाणु एक से हैं, इसलिए ये बंध पहले आसानी से टूटेगा, यानी ये ध्यान दीजिए। तो इसका मतलब श्रृंखला जो शुरू होगी उसमें ये बंध टूटेगा। कौन सा? X2 बंध टूटेगा। किसकी उपस्थिति में? HNu या प्रकाश की उपस्थिति में। तो मुक्त मूलक बनेंगे। कौन सा मुक्त मूलक बन जाएगा? X मुक्त मूलक बन जाएगा। अब ये देखिए, मुक्त मूलक तो बहुत क्रियाशील होता है। ये फिर ढूंढेगा कहाँ जाके आक्रमण करूं, जहां मौका मिलेगा अटैक करेगा। और कहाँ मौका मिलेगा इसको तो RH ही मिलेगा ना। इसलिए जब हम दूसरा स्टेप पढ़ते हैं, श्रृंखला जारी रखने वाला पद बोल देते हैं। तो ये मुक्त मूलक किस पर आक्रमण करेगा? ये करेगा RH पर, इस पर आक्रमण करेगा। आक्रमण करेगा तो इसका भी कैसा विखंडन करेगा? मुक्त मूलक हमेशा समांश विखंडन करता है। कैसा करेगा? समांश विखंडन करेगा। तो बंध कहां से टूट जाएगा? ये R और H के बीच में से टूट जाएगा। तो R मुक्त मूलक और H मुक्त मूलक बना। कौन सा बन जाएगा? R मुक्त मूलक और H मुक्त मूलक। तो ये यहां आप देख सकते हैं आराम से, R मुक्त मूलक प्लस, अब ये H मुक्त मूलक किससे गिरेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन के साझे से सहसंयोजक बंध बन जाता है, HX बन गया। HCl HBr जो भी है वो बन जाएगा। क्या ये R मुक्त मूलक ऐसे ही रहेगा? नहीं, ये ऐसे कैसे रहेगा? ये क्या मैं भी क्रियाशील हूं? टिम्की वाला क्रियाशील होता है। और टिम्की का मतलब होता है फ्री रेडिकल, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। वो ढूंढेगा, उसको क्या मिलेगा? और डब्बे में लिए आइटम 2 है आपने, एक एल्केन लिया कि हेलोजन लिया है। तो हेलोजन चूंकि बराबर मुक्त विद्युत ऋणता वाले थे, उसका बंध पहले टूटा, उसने आक्रमण किया एल्केन पर। अब डब्बे में और क्या है? आगे सर डब्बे में तो हेलोजन एल्केन 2 ही है। तो ये जो R मुक्त मूलक है ये किस पर आक्रमण करेगा? फिर करेगा X2 पर। डब्बे में तो X2 है। अब कोई कहते हैं सर X2 तो यहाँ टूट गया था ना। अरे भाई सारे नहीं टूटते एक साथ, क्रिया हो रही है। कुछ हेलोजन का विखंडन हुआ, मुक्त मूलक बना, उसमें से उसने फिर एल्केन में से कुछ का एल्किल मुक्त मूलक बना, उस एल्किल मुक्त मूलक ने बाकी हेलोजन पर आक्रमण किया। तो ये बन गया RX प्लस X मुक्त मूलक। आप देख रहे हैं X मुक्त मूलक बन गया। फिर क्या करेगा ये? फिर RH पर, फिर ये डिशुम चलती रहेगी। हेलोजन तोड़ेगा एल्केन को, एल्किल तोड़ेगा हेलोजन को, हेलोजन मुक्त मूलक एल्केन को, एल्केन, ऐसे चलता रहेगा, रिएक्शन चलती रहेगी। अब देखिए ये चलती रहेगी रिएक्शन, जब तक पात्र में अभिकारक है तब तक रिएक्शन चलती रहती है। अब श्रृंखला जो समापन होगा, श्रृंखला समापन पद अलग अलग तरह की किताबों में आपको अलग अलग मिलेगा। नहीं, सिंपल जो इसमें अपन लिखते हैं, अब आप देखिए इस बोर्ड पे कौन कौन से मुक्त मूलक है। आप कहें सर R मुक्त मूलक है, क्या है? तो R मुक्त मूलक दूसरे R मुक्त मूलक से क्रिया करेगा तो R बन जाएगा। इसको ऐसे समझ लो कि आप मेथेन का क्लोरीकरण करते हैं तो कुछ मात्रा में एथेन भी बनेगी। कैसे बन गई? मेथेन से मेथिल मुक्त मूलक बना, मेथिल जुड़ के क्या बन गया? एथेन। जैसे R जुड़ के RR बन रहा है, इसी तरह से वापस कुछ हेलोजन बन भी जाएगा X2। कोई भी केमिकल रिएक्शन कभी कंप्लीट होती नहीं है। और R और X जुड़ जाए तो ये हो जाएगा RX। तो ये इसकी क्रियाविधि आप लोग समझ लें। शुरुआत किससे होगी? हेलोजन से। हेलोजन टक करेगा एल्केन पर, एल्केन से बन गया एल्किल मुक्त मूलक, एल्किल वापस हेलोजन पर, हेलोजन मुक्त मूलक फिर एल्केन पर, फिर एल्किल हेलोजन पर, चलता रहेगा। ये 2 ही लिखे लाइन, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 ही, इसे चलती रहेगी। और लास्ट के अंदर
R से ये बन गया उच्चतर एल्केन, ये एल्केलाइड ये। इसीलिए ध्यान देना, एल्केन के हेलोजनीकरण से एल्किल हैलाइड बनाने की विधि को श्रेष्ठ विधि नहीं माना जाता है। ये एक्चुअली हेलो एल्केन का मिश्रण बनेगा, किसका? हेलो एल्केन का। यहां तक कि यदि आपके पास मेथेन है और आपको ऐसे दिया हुआ है तो आप कहेंगे मेथिल क्लोराइड बनेगा, ये निकल जाएगा यहाँ से HCl, फिर क्लोरीन से क्रिया होगी और ये बन जाएगा मेथिलीन क्लोराइड, या फिर मैं लिख दूँ -HCl। इसकी फिर क्लोरीन से क्रिया -HCl यहाँ लिख देता हूँ, क्या बन गया? CHCl3। फिर क्लोरीन से क्रिया होगी -HCl और क्या बन गया? CCl4। अब आप देखो, मेथेन के क्लोरीकरण से मेथिल क्लोराइड, फिर मेथिलीन क्लोराइड, फिर क्लोरोफॉर्म, फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड। और क्या हो गया? और क्या कर रहे हैं अपन? मेथेन का क्लोरीकरण कर रहे हैं। अब बन क्या रहा है? मेथिल क्लोराइड भी बन गया, फिर आगे रिएक्शन हो गई, मेथिलीन क्लोराइड बन गया, फिर क्लोरोफॉर्म बन गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया। कार्बन टेट्राक्लोराइड ही नहीं बना है, चारों आइटम रहेंगे उसमें, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4। तो चारों को फिर कैसे करेंगे? प्रभाजी आसवन से अलग करेंगे। किसे करेंगे? प्रभाजी आसवन। तो अब आप सोचिए, कोई यौगिक आप बना रहे हैं तो यौगिक बनाने के लिए वो विधि श्रेष्ठ मानी जाती है जिसमें एक क्लियर कट उत्पाद बन जाए। तो क्लियर कट उत्पाद तो यहाँ बन नहीं रहा है, इसलिए एल्केन का हेलोजनीकरण उस एल्किलाइड बनेगा, लेकिन एक्चुअली हेलो एल्केन का मिश्रण बनता है जिसका प्रभाजी आसवन से उनका पृथक्करण करते हैं। यहाँ इस बात को और भी यदि आप गहराई से चलेंगे, देखिए कुछ चीज़ को आप कितना ही आगे बढ़ाते जाएंगे और ज़्यादा समझ में आ सकती है आपकी। ये समझ आ गया आपके कि किस प्रकार से मुक्त मूलक बन रहे हैं, किस प्रकार से अभिक्रिया समापन हो रही है। ये मैंने मेथेन के क्लोरीकरण की एक रिएक्शन लिखी है। अब आप देखिए, यहां मैंने एक शब्द लिखा था क्लोरीन और ब्रोमीन के बारे में। क्लोरीन रिएक्टिव है। क्लोरीन की आदत क्या होगी? जहां जो मुक्त मूलक बनेगा वहां आक्रमण कर देगी। ब्रोमीन सेलेक्टिव है। इसका मतलब हुआ कि यदि मान लीजिए ये यौगिक है, कौन सा यौगिक है? प्रोपेन है, और आप इसके क्लोरीकरण की रिएक्शन लिख रहे हैं, ध्यान देना, ये प्रोपेन का क्लोरीकरण है। अब बताइए, प्रोपेन का जब क्लोरीकरण करेंगे तो कितने प्रकार के मुक्त मूलक बन सकते हैं? आप कहेंगे सर 2 प्रकार के बन सकते हैं। यदि मैं इसका मुक्त मूलक बनाऊं तो एक मुक्त मूलक बन जाएगा ये, और एक बन जाएगा ये तो अपने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रखा है, आपको पता है। नॉर्मल प्रोपिल, आइसोप्रोपिल बोलते हैं ना। यहां पर 2 तरह कार्बन है, प्राथमिक कार्बन है, द्वितीय कार्बन है। ये दोनों एक से हैं, दोनों ही प्राथमिक है। तो H के हटने की संभावना क्या एक ही जगह पर है? आप कहेंगे नहीं सर, प्राथमिक से भी हट सकता है, द्वितीयक से भी हट सकता है। वेरी गुड, दोनों से हट सकता है। दोनों से हट सकता है तो इसका मतलब जब आप उत्पाद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? CH3, CHCl और CH3 कौन कौन सा बन गया? 2 क्लोरोप्रोपेन और 1 क्लोरोप्रोपेन। 2 क्लोरोप्रोपेन आइसोप्रोपिल क्लोराइड और नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड। बताइए इन दोनों में से ज्यादा कौन सा बनेगा? और यहां पर आपको पता होना चाहिए मुक्त मूलकों का स्थायित्व का क्रम। एक जिसमें प्राथमिक कार्बन से हेलोजन जुड़ा, यानी ये प्राथमिक मुक्त मूलक बना। एक जिसमें द्वितीय कार्बन से हेलोजन जुड़ा, इसका मतलब द्वितीय मुक्त मूलक बना। बताइए शेरों, दोनों में से स्थायी कौन सा है? आप आराम से बोलेंगे कि सर क्लियर, सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी फ्री रेडिकल। द्वितीय मुक्त मूलक का स्थायित्व प्राथमिक ज्यादा है, इसका मतलब यह है मुख्य उत्पाद बनेगा।
तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कोई यदि यौगिक आपको दिया हुआ है तो उस यौगिक से केवल एक ही LOL नहीं बनेगी। अब मैं सिलेक्टिव और उसकी बात कर रहा था, तो इसमें तो क्या होगा कि जो रेशियो आएगा वो लगभग बराबर आएगा, हालांकि ज़्यादा वो बनेगा। लेकिन ब्रोमीन के अंदर यदि ये रिएक्शन ब्रोमीन से करवाएं तो ये बहुत ज़्यादा बनेगा, ये तो बहुत ही अल्प बनेगा। ये जो है ना, ये बहुत कम मात्रा में बनेगा। इसका मतलब ब्रोमीन ज़्यादा सिलेक्टिव है। खैर, इसको कभी आप आगे पढ़ेंगे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए, ये समझ गए आप, दो मुक्त मूल्य के कारण से मैंने ऐसा लिखा। अब मान लीजिए आपको ये दे दिया, ये कॉलोनी से ले लेते हैं एक बार, कोई बात नहीं। अब मैं ये कह रहा हूं आपको, ये यौगिक पहचानते हो क्या आप? ब्यूटेन बोलते हैं ना, ब्यूटेन के दो, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। ये कौन सा है? आ गया आइसो वाला। अरे झांकी देखी, ये देखा डिजाइन और बोला कि सर आइसोब्यूटेन। अब आइसोब्यूटेन में कितने प्रकार के कार्बन है? तो आप कहेंगे सर 3 तो प्राथमिक है, ये 1 2 3, और ये कौन सा हो गया? द्वितीयक है, तृतीयक है? ये तृतीयक है। क्यों है तृतीयक बताओ? क्योंकि इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो आप मुझे ये बता सकते हैं क्या कि इसमें मुख्य उत्पाद कौन सा बनेगा? बता सकते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक मुक्त मूलक में से आपको तो स्थायित्व का देखना है केवल, और स्थायित्व आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तृतीयक मुक्त मूलक का स्थायित्व ज्यादा है, इसका मतलब इसमें मुख्य उत्पाद ये बन जाएगा। इसको आप आगे पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगी रेशियो वाइज। लेकिन यदि मैं इसको ब्रोमीन लेता हूं तो ये जो रेशियो आएगा इनका, ये बहुत ही एक तरह से अंतर पैदा कर देगा। यानी ये और ये नगण्य कह दो या बहुत कम, अल्प लिख दो। अब आपको कोई भी यौगिक का पूछा जाए, आपको पूछ लिया, मान लीजिए ये यौगिक है, ये क्वेश्चन आप करना आज, इसको बताना मेरे को कि सर यदि ये क्वेश्चन आ गया तो क्या बनेगा, उत्तर देना आप लोगों को। वो 10 रुपये का नोट वाली कंपटीशन चालू है। अब वापस शुरू करते हैं यहाँ से, और आप इसमें भी बताएंगे मेरे को। इन दोनों को आप बताना है आप लोगों को कि इनमें कौन सा उत्पाद बनेगा, कौन कौन से उत्पाद बनेंगे। एक ये नियोपेंटेन का है और ये दूसरे वाला जो है वो आइसोपेंटेन का है। कौन कौन से यौगिक बनेंगे यह आपको बताना है। तो एल्केन के हेलोजनीकरण पर काफ़ी एक तरह से उसको आप देख लेना। अब आप यदि मान लीजिए कोई भी कब आ जाए, इसको आप कीजिए। कल एक क्वेश्चन पूछा मुझे अरमान खान ने, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, कंपटीशन का क्वेश्चन है कि सर CF3 में कार्बन कौन सी संकरित अवस्था में होता है। कंपटीशन का क्वेश्चन है। तो CF3 में कार्बन कौन सी संकरित अवस्था में होता है। ये देखिए यहाँ पर ये बात हो रही है फ्री रेडिकल की, और फ्री रेडिकल के बारे में तो आपको पता है sp2 संकरित अवस्था में होता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री अपवादों से भरी हुई है और वही कंपटीशन का क्वेश्चन बनता है। अरमान खान को थैंक्स, उसने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसमें कार्बन, ध्यान रखिए अपवाद है, ये अपवाद
CF3 में कार्बन sp3 संकरित अवस्था में होता है। देखिए, इसको कन्फ्यूजन मत करना आप, बाकी में सब में sp2 है, ये अपवाद है। इसमें sp3 में पिरामिडी ज्यामिति हो जाती है इसकी। कैसे होता है? पिरामिडी है। इसका रीजन होता है फ्लोरीन की विद्युत ऋणता। मैंने बोला था फ्लोरीन शैतान है, गड़बड़ करे बगैर रहता नहीं है, और पहली गड़बड़ी आ गई ना, इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है। और दूसरा फ्लोरीन में प्रतिकर्षण भी होता है। इसके कारण से संकरण में कार्बन का जो असंगृहीत कक्षक है, देखो sp2 है तो इसका मतलब कार्बन तो आपको होता है 4 कक्षक होते हैं, एक असंगृहीत होता है pz वाला। उस असंगृहीत कक्षक को भी ये संकरण में एक्चुअली स्टेबिलिटी से संबंधित है कि जब ये फ्लोरीन में प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणी है, तो संकरण की क्रिया में कार्बन का असंगृहीत कक्षक भी भाग ले लेगा, इसलिए 2 और 1 3 यानी sp3 संकरित अवस्था में हो जाएगा। तो ये कंपटीशन के हिसाब से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यदि आपको आता है तो आप इसे ध्यान रखिए। बाकी सब में sp2 संकरण है जो आपको बताया हुआ है। अब बात अपन करते हैं अगला यौगिक बनाएं। पहले तो होगी ना एल्केन के हैलोजनीकरण से। अब कोई बोले सर यदि ऐसा आ जाए, ये कौन सा यौगिक है भाई? ये टोलुइन है। अगर टोलुइन मेथिल बेंजीन, इसकी क्लोरीन से क्रिया हो, HNU डेल्टा लिखा, इसकी क्रिया होने पर वही मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी और क्या बन जाएगा? बेंजिल क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड, इसको समझ लें आप, यहाँ ऐसे H हट रहा है, ये Cl हटा रहा है, प्रतिस्थापन हो रहा है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन हो रहा है। इसकी फिर क्लोरीन से कर दें, या होगी अपने आप ही। ये तो आपको पता ही है कि मुक्त मूलक की श्रृंखला अभिक्रिया है तो आगे चलती रहती है। इसको बोलते हैं बेंजल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? बेंजल, CHCl3। और ये फिर आगे यदि क्लोरीनीकरण कर दें तो ये बन जाएगा CCl3। इसको ध्यान दें आप, किसका है? टोलुइन का क्लोरीकरण है। एक एक हट रहा है, पहले एक H हटा दो Cl के द्वारा, फिर एक H और हटा दो, फिर एक H और हटा दो, और आपको पता है ये समूह है बेंजिल, बेंजल, बेंजो, ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये हालांकि इससे संबंधित नहीं है, लेकिन इस बात को मैं थोड़ा और क्लियर करना चाहूँगा। एक बार मैं इसको हटा रहा हूँ, ऊपर वाले को। कि यदि ये रिएक्शन टोलुइन तो है ना ही है, और ये आ जाए और या लुईस अम्ल आ जाए, इसमें इन बातों को बड़ा ध्यान दीजिए। कंपटीशन में यही बातें ध्यान रखनी पड़ती है। क्लोरीन से रिएक्शन, ये भी क्लोरीन से रिएक्शन, यहां दिया प्रकाश या ताप, और यहां दे दिया लुईस अम्ल। लुईस अम्ल आया, बेंजीन वाले को पाया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाया। ध्यान दे लेना आप, ये लुईस अम्ल ना इलेक्ट्रॉन न्यून है। ये न्यून होने के कारण से क्या होगा? लुईस अम्ल ये ब्रोमीन में हलचल लाएगा, तो समास विखंडन नहीं होगा उसका होगा विस्मास विखंडन, क्लोरोनियम आयन बनेगा। इसको अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि यदि ये आ गया तो ये बनेगा ऑर्थो और पैरा समावेश। इसको अपन आगे फिर पढ़ेंगे इसी लेसन में। ये यौगिक बन जाएगा, क्योंकि टोलुइन ऑर्थो तथा पैरा निर्दिष्ट, ये ऑर्थो कहलाता है 1 2 1 4 क्या कहलाएगा? पैरा। ऑर्थो तथा पैरा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है। ऑर्थो पैरा दर्शाता है, किसको देख के पता लगेगा? यहां पर लुईस अम्ल होना चाहिए। लुईस अम्ल है, समझ लेना, मुक्त मूलक वाली बात नहीं है। ये बात तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन की आ गई,
लेकिन यदि वहाँ पर HNU दे रखा है या ताप दे रखा है तो आप ये समझ लेना कि ये बात मुक्त मूलक वाली चल रही है। इसलिए टोलुइन की जब रिएक्शन आती है क्लोरीकरण की, तो हमें इस बात पर ध्यान देना पड़ता है कि कंडीशन क्या है, लुईस अम्ल है या प्रकाश है। दोनों में अलग अलग उत्पाद बनेगा। प्रकाश की उपस्थिति में और ताप की उपस्थिति में जो मुक्त मूलक के लिए सबसे अनुकूल कंडीशन है, उसमें तो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन हो जाएगी, श्रृंखला विक्रिया है। चला चलेगा खटखट करके, क्या चलेगा, क्या चलेगा, चलेगा। टोलुइन से बनेगा बेंजिल क्लोराइड, फिर बनेगा बेंजिल क्लोराइड, फिर बेंजो ट्राई क्लोराइड। लेकिन लुईस अम्ल आ गया, नहीं चलेगा, लेकिन बनेगा। कौन सा बनेगा? ऑर्थो पैरा समावी बनेगा। ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और पैरा क्लोरोटोलुइन का मिश्रण बनेगा। उसमें भी आप आगे पढ़ेंगे कि ये मुख्य बनता है। कौन सा? पैरा वाला मुख्य बनता है। अब अपन एल्केन हैलाइड बनाने की दूसरी रिएक्शन देखते हैं। पहली होगी ना एल्केन के हैलोजनीकरण से, दूसरी है बड़ी प्यारी रिएक्शन, शानदार रिएक्शन, 11वीं से आती है। और जब 11वीं का नाम मैं बोलता हूँ तो आप लोग थोड़ा 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 ऐसे सोचते हैं, इस तरह 11वीं का नाम क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई 11वीं के बगैर 12वीं कहाँ से आएगी? एल्कीन का हाइड्रो हेलोजनीकरण, देखो दो नाम बोल रहा हूं मैं। एल्कीन तो समझ गए आप, सब जानते हैं, इन वाला है CnH2n वाला। और हाइड्रो हेलोजनीकरण, H को हाइड्रोजन कहते हैं, X को हेलोजन कहते हैं। इसका मतलब एल्कीन की HX से क्रिया। आपने पढ़ा है ना एल्कीन एल्काइन? नहीं पढ़ा है, नहीं ध्यान में आता है, गांठ बांध लो। एल्कीन व एल्काइन मुख्य रूप से योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं। योगात्मक अभिक्रिया का मतलब होता है योग, और योग का मतलब होता है एक पाई बंध का टूटना। होता है ना डबल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड में भी होता है। एल्केन में तो था नहीं पाई बंध, तो योगात्मक होती नहीं है। एल्कीन एल्काइन में होती है। योगात्मक की वही बात है, वो 3 प्रकार की हो गई। जैसे प्रतिस्थापन 3 है, मुक्त मूलक, इलेक्ट्रॉन श्रेणी, नाभिक श्रेणी। योगात्मक को पीछे थोड़ी रहेगा, योगात्मक भी कहता है हम भी 3, इलेक्ट्रॉन श्रेणी योगात्मक, नाभिक श्रेणी योगात्मक, मुक्त मूलक योगात्मक। अब जब एल्कीन का हाइड्रो हेलोजनीकरण है, यदि कोई और कंडीशन नहीं दे रखी है, तो योगात्मक तो है। कैसी योगात्मक होगी? तो अभी मैंने बोला, याद रख लो आप, एल्कीन व एल्काइन इलेक्ट्रॉन श्रेणी योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं। एल्कीन व एल्काइन, सुन लो ध्यान से। एल्केन के बारे में आपने सुना, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन उसकी मुख्य रिएक्शन है। तो भैयाओं आप एल्कीन और एल्काइन के बारे में सुन लीजिएगा। मुख्य रिएक्शन कौन सी होगी? मुख्य होगी इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। मैं इसलिए एक पहले लिख देता हूं, एल्कीन व एल्काइन, जो आपको 11वीं में याद है, इसलिए मैं पहले यहां लिख रहा हूं। एल्काइन मुख्यतः है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं। इसको खास तौर से याद करें, इलेक्ट्रॉन स्नेही
योगात्मक अभिक्रिया। कैसे दर्शाते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अब आप कहेंगे सर ये इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं, नाभिक स्नेही क्या होते हैं? कठिन नहीं है, नाम में लिखा है। किसी को भूख लगी है, भूख लगी है ना, उसको भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं भूखा हूं, इसका अर्थ है मुझे भोजन चाहिए। मैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं हूं, इसका मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन की भूख लगी हुई है, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन से स्नेह कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन से स्नेह वो करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसका अर्थ होता है, ध्यान दे लेना, इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही वे विक्रमक जो इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं। देखो क्लियर है एकदम, इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं, वे विक्रमक जो इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं तथा सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का मतलब होता है विकारक, सबस्ट्रेट वे अभिक्रमक जो इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं तथा सबस्ट्रेट के, अब ये न्यून वाले कहाँ आक्रमण करेंगे? इलेक्ट्रॉन धनी भाग पर आक्रमण करते हैं। इतना याद कर सकते हो आप। वे सारे क्या कहलाएंगे? जो इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं। और कहाँ आक्रमण करेंगे? वे आक्रमण करेंगे इलेक्ट्रॉन धनी भाग पर आक्रमण करेंगे। किस पर करेंगे? इलेक्ट्रॉन धनी भाग पर आक्रमण करेंगे। वो कहाँ करेंगे? वो छोड़ो पहली बात, भूखे हैं भूखे, दे नीड ओनली इलेक्ट्रॉन्स, नो लड्डू, नो पेड़ा, नो रसगुल्ला, नो रसमलाई, हमको चाहिए केवल इलेक्ट्रॉन भाई। इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहलाइए, और इंग्लिश में उसको इलेक्ट्रोफाइल बोल देते हैं। कई लोग उसको इलेक्ट्रॉन रागी बोलते हैं। बात तो एक ही है ना, इलेक्ट्रॉन स्नेही बोलो, इलेक्ट्रोफाइल बोलो, इलेक्ट्रॉन रागी बोलो, लेकिन वो बेचारे परिस्थिति के मारे इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं, और उनकी दोस्ती होती है, उनकी दोस्ती होती है लुईस अम्लों से, क्योंकि जो रोग इनमें है वो होगा, वो रोग लुईस अम्ल में होता है। लुईस अम्ल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं। इसलिए अपन लिखते हैं कि ये लुईस अम्ल, या ये कह सकते हैं लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। लुईस अम्ल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। अब देखो, जब बात चलती है तो चलती रहती है, और आपको पता भी होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन स्नेही जब इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं और लुईस अम्ल कहलाते हैं, तो आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए लुईस अम्ल क्या है। इसका मतलब लुईस अम्ल का मतलब हो गया कि लुईस अम्ल भी इलेक्ट्रॉन न्यून है, वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो लुईस अम्ल कहलाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं वो लुईस क्षार कहलाते हैं। भाई कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी केमिस्ट्री नहीं है। जब अम्ल क्षार के वर्गीकरण की बात हो
और लुईस का नाम आ जाए, 3 नाम आएंगे, आरेनियस, ब्रोंस्टेन लोरी और लुईस। आरेनियस आ गया तो जलीय प्रणाली है, जो जल में प्रोटॉन देते हैं वो अम्ल, और जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्षार। जबकि ब्रोंस्टेन लोरी ने बोला, याद रख लो भाई, रिवीजन में ले लो, प्रोटॉन दाता अम्ल है, प्रोटॉन ग्राही क्षार। लेकिन लुईस ने तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, उसने इलेक्ट्रॉनिक आधार में बताया, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले लुईस अम्ल, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यून है ये, समझ गए आप। खैर चलिए, अपन तो ये मानते हैं कि जुगलबंदी हो गई, ये जुगलबंदी हो गई भाई, लुईस अम्ल और इलेक्ट्रॉन श्रेणी का हो गया, गठबंधन हो गया ये, कि हम दोनों एक, दोनों इलेक्ट्रॉन न्यून। अब कौन से इलेक्ट्रॉन न्यून? कोई कहते क्या होता है न्यून? अरे न्यून का मतलब जिसे प्लस आ गया, प्लस वाला तो साफ ही पता होता है, जैसे H प्लस, आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्या है? H प्लस। आप कह सकते हैं कि Cl प्लस, कई लोगों को लगता है Cl प्लस कैसे आ गया? क्लोरोनियम, क्लोरोनियम, ये आ गया ब्रोमोनियम, ये हाइड्रोनियम, ये नाइट्रोनियम, ये प्लस वाले हैं। देखो तो प्लस में तो आपको खुद को भी पता होता है, जिसे प्लस आता है वे इलेक्ट्रॉन न्यून है। लेकिन इसके अलावा भी, जैसे अभी कुछ देर पहले मैं टोलुइन की रिएक्शन कर रहा था क्लोरीन के साथ, और एरो के ऊपर लिखा AlCl3, ऐसे यौगिक जिनका केंद्रीय परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यून हो, अष्टक नहीं हो, पूरा वो नहीं भरा हो। दिखते हैं, कई लोग दिखते हैं लेकिन होता नहीं है। BF3 पूरे बाजार में फिर रहा है, ऐसे फिर रहा है बिना मास्क, जैसे कोरोना का डर नहीं। लेकिन जब अंदर से देखते हैं, अष्टक नहीं है बाबूड़े का पूरा, 6 इलेक्ट्रॉन है बोरोन के, 3 और 3 साध्य में 6 हुए, षष्टक बोलते, षष्टक। आप AlCl3 2-3 नाम तो कम से कम याद ही कर लो, आप ZnCl2 को याद कर लो, आप FeCl3 को याद कर लो। ये सब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन न्यून है। दिखने में नहीं लगता है ऐसा, दिखने में लगता है सब बल्ले बल्ले है, लेकिन जब उसको अंदर से देखते हैं तो मामला गड़बड़ है, इलेक्ट्रॉन चाह रहे हैं ये। कई मृत डी कक्षक होते हैं, वो लेने की क्षमता रखते हैं। इसी तरह से देखो, ये आप लोग पढ़ते हैं CO2, SO2, SO3, ये भी लुईस अम्ल है। क्यों लुईस अम्ल है ये? कि जैसे मान लो आपने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड, C≡O, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। क्यों न्यून बोलते हैं इसको, ये भी ध्यान होना चाहिए। अब अधिक विद्युत किसकी है? O की है। इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो गए? O की तरफ। कम किसके पास रह गए? कार्बन के पास। कार्बन पे आंशिक धनावेश, आंशिक धनावेश आया, धनावेश। कार्बन जो केंद्रीय परमाणु वो हो गया न्यून, और न्यून हुआ लुईस अम्ल कहलाता है। इसलिए आप कहते हैं, खुद ही बोलते हैं ना, CO2 अम्लीय प्रकृति का होता है। हालांकि जल में कार्बोनिक अम्ल बनता है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर ये बात, इतने उदाहरण कम से कम आप याद कर लो, और भी करेंगे अपन, लेकिन इतने मिनिमम एग्जाम्पल्स हैं। ये मैं आपको कल पूछूंगा भी कि H प्लस, Cl प्लस, Br प्लस, हाइड्रोनियम, नाइट्रोनियम, BF3, AlCl3, ZnCl2, FeCl3, CO2, SO2, SO3, ये आप लुईस अम्ल में भी याद रखिए, और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही में भी याद रखिए। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, जो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं। ध्यान क्लियर है? मुक्त मूल इलेक्ट्रॉन न्यून नहीं है भाई, ये मुक्त मूल उदासीन है, कोई आवेश ही नहीं होता है, न धनावेश न ऋणावेश, नए काहू से दोस्ती, नए काहू से बैर। मुक्त मूलक के ऊपर न प्लस न माइनस। लेकिन यदि आप कार्बोनियम लिखते हैं, आप ऐसा लिखते हैं CH3 प्लस या R प्लस, ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो गया, ये कार्बोनियम
इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। क्या हो गया? कार्बन प्लस है ना, प्लस वाला ही तो न्यून है। आपने ऐसा लिखा RCO प्लस, RCO प्लस, बताओ क्या हो गया? ये हो गया ना, ये क्या हो गया? क्या हुआ भाई? इलेक्ट्रॉन नहीं हो गया, इलेक्ट्रॉन न्यून है। ये सब स्टेट अणु के इलेक्ट्रॉन धनी भाग पर आक्रमण करेंगे। जहां इलेक्ट्रॉन दिखा, जहां धनी भाग दिखा, वहां पर गए कि टक कूद जाएंगे। क्यों कूद जाएंगे बेचारे? इलेक्ट्रॉन न्यून है ना। इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही का अर्थ अच्छे से याद कर लो। आप इतना याद करो, अपने लंबी चौड़ी। आप तो कंपटीशन देंगे दोस्तों, आपको लेख थोड़ी लिखने हैं, आपको तो पहचानना है। जौहरी हो आप तो जौहरी, आपको ये पहचानना है प्लस वाला है, गुरुजी ने बोला न्यून होता है। अब आप तो जौहरी चूकता कहाँ है? जब AlCl3 आ गया, BF3 आ गया, ZnCl2 आ गया, FeCl3 आ गया, CO2 है, वहाँ पर चूक गए, क्यों? प्लस माइनस ढूंढते रहते हैं। वैसे उदाहरण आप याद कर लो, समझ गए? ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। और नाभिक स्नेही क्या हो जाएगा? एक बार मैं इसको बीच में रोक के थोड़ा मैं वैसे एल्कीन और एल्काइन इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं, लेकिन मैं साथ में ही ये बता दूं कि इसमें शब्दों का ही चेंज है केवल। नाभिक स्नेही किसे कहेंगे? मान लो आपकी ये आ गया कि नाभिक स्नेही, अभिक्रमक शब्द बोलते हैं वैसे, न्यूक्लियोफाइल उल्टा हो जाएगा, नाभिक स्नेही अभिक्रमक। वे अभिक्रमक जो इलेक्ट्रॉन, बताओ न्यून होंगे धनी होंगे? इलेक्ट्रॉन से नहीं उल्टा होना है, धनी होंगे। शाबाश, ये तो आप बता रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं तथा सबस्ट्रेट अणु के इलेक्ट्रॉन न्यून भाग पर, धनी वाला किस पर आक्रमण करेगा? न्यून पर। इलेक्ट्रॉन न्यून भाग पर आक्रमण करते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं, नाभिक स्नेही कहलाते हैं। चलो ये तो नाभिक स्नेही कहलाते हैं तो क्लियर है। अब बताओ ये नाभिक स्नेही क्या होंगे? लुईस समन हो गए क्या? नहीं, अरे भाई लुईस क्षार हो जाएंगे। लुईस क्षार होते हैं, या एक है कि समस्त लुईस क्षार नाभिक स्नेही होता है। और लुईस क्षार का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन युग्म दें, इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता दो में है, या तो इसमें लोन पेयर हो, लोन पेयर समझते हो? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर, या वो ऋणाइन हो। दो ही संभावना है ना। क्या? या लोन पेयर। अब वो तो लोन पेयर कहाँ से आ गया? अमोनिया नाम सुना क्या? अमोनिया सबने सुना था, NH3। उसमें दो टिमकी लगाते हो। टिमकी क्या है? टिमकी दो, लोन पेयर है। तो या तो दो ही संभावना है। नंबर एक, जिनके केंद्रीय परमाणु एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसको बोलते हैं? लोन पेयर को। जैसे अमोनिया सबसे पहले आता है, ये तो दो टिमकी लगाई है मैंने, ये लोन पेयर है। कोई दो कैसे लगाई? कोई कहते गुरुजी नजर का तो एक ही टिमकी लगती है। अब नजर वाली टिमकी तो मुक्त मूलक पे है, क्योंकि नाइट्रोजन बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने? NH2 NP3 15वें वर्ग वाले हैं। 5 हो गए। 5 में कितने बंद बन गए? 3। वेरी गुड, 3 बन गए। तो 2 कहाँ है इलेक्ट्रॉन?
वो क्या कहलाएंगे? वो क्या कर रहे हैं? बंद बना रहे हैं? नहीं बना रहे हैं। नहीं बना रहे हैं तो कहाँ रह गए? एकाकी, मतलब एक ही परमाणु पर है। ये रहे देखो, और अमोनिया के साथ फ्री में आते हैं। आपको जब मैंने फंक्शनल ग्रुप बताए थे तो मैंने कहा था अमोनिया का मोनो एल्किल व्युत्पन्न या प्रतिस्थापी प्राथमिक, डाई एल्किल द्वितीयक, ट्राई एल्किल तृतीय, ऐसे बताया था। वो यहाँ लिख दो बस, और क्या है। देखो मजा अब आता है, वो उस समय पता है, उसका आनंद अब आ रहा है। ये RNH2 हो गया प्राथमिक एमीन, R2NH हो गया द्वितीयक एमीन, R3N हो गया तृतीयक एमीन, साथ में आते हैं। तो अमोनिया प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, यहाँ तक कि देखो ये एल्कोहल, ये भी टमटम कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। तो बन तो यहाँ 2 ही बने ना, 4 रह गए, तो 2 लोन पेयर। इथर आता है ROOR। अब ROOR तो कोई कहते हैं फिनोल, लिख दो जाइए, क्या दिक्कत है। आप कह रहे हैं कि लोन पेयर की बात कर रहे हैं, जल तक HOH भी लिखते हो ना आप। ये सारे क्या हैं? जहां लोन पेयर है वो सारे नाभिक स्नेही। वेरी गुड। और नाभिक स्नेही वही लुईस क्षार है। देखो ये टिमकी देने की क्षमता होगी ना, इलेक्ट्रॉनिक देने की क्षमता हो, यही तो बात कर रहे हैं पर और क्या पढ़ रहे हैं। और दूसरा भाग होता है ऋणायन। ऋणायन का मतलब जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, OR माइनस, एल्कोक्साइड बोलते हैं इसको, SCN माइनस। ये देखो सारे माइनस वाले आ गए। अब कोई कहते सर अभी तो आपने Cl पर प्लस लगाया, भाई प्लस लगाया तो हो गया वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, क्लोरोनियम। माइनस लगाया तो वो हो गया नाभिक स्नेही, क्लोराइड। और टिमकी लगा दी तो क्लोरीन मुक्त मूलक। वो तो आपको देखना है कौन सा है। ये ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्कोक्साइड, थायोसाइनाइड, इस तरह से और भी बहुत से बन जाएंगे। वो तो आपको डिपेंड है, आप कितने बना सकते हैं। अब एग्जाम्पल आते रहेंगे और अपन पढ़ते रहेंगे, लेकिन अभी आपको ये क्लियर हो जाए। मान लीजिए कोई कहता है सर कार्बेनियन, वेरी गुड, आपने सही बोला। कार्बेनियन जो है वो नाभिक स्नेही है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा CH3 माइनस, अब फिर वो मैं कह रहा हूँ CH3 प्लस हो गया कार्बोनियम, CH3 माइनस हो गया कार्बेनियन, और CH3 टिमकी हो गया। इसका मतलब हो गया मुक्त मूलक। तीनों है, वो आपको देखना है। तो एल्कीन का हाइड्रो हेलोजनीकरण की बात हो रही थी अपने, उससे अपन ने ये बोला। मैं आज बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद रखिए, हमेशा याद रखिए। योगात्मक अभिक्रिया में एक पाई बंध टूटता है, 2 सिग्मा बंध बनते हैं। और हमेशा याद रखिए एल्कीन और एल्काइन मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं। आप हमेशा याद रखिए कि एल्केन का हेलोजनीकरण मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। आप हमेशा याद रखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही लुईस अम्ल सारे होते हैं। आप हमेशा याद रखिए कि नाभिक स्नेही सारे लुईस क्षार होते हैं। इस बात को अपन कल और आगे बढ़ाएंगे कि किस प्रकार से एल्कीन का हाइड्रो हेलोजनीकरण इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। और आपके पास लाऊंगा मैं मार्कोनिकोव को आपसे मिलाने के लिए, और साथ में लाऊंगा खरास को, और मिठास के साथ पढ़ाऊंगा। कल की क्लास अवश्य लीजिए।